हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड फाइन। सो दिस साइड प्रियंका खन्ना, योर बायोलॉजी एजुकेटर। बच्चों, आज हम लेके आए हैं नीट 2022 काउंसलिंग के बारे में, जहां पे हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट भी आ गए हैं। अब काउंसलिंग का भी टाइम आ गया है। सो बच्चे हमारे इस काउंसलिंग के बारे में समझेंगे, बिकॉज बहुत से लोगों को इस काउंसलिंग का बहुत आइडिया नहीं होता। सो आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए, जहां पे आज हम बात करेंगे काउंसलिंग के बारे में। क्लियर। अब देखिए, नीट के काउंसलिंग रिजल्ट, आपका एग्जाम होता है, एग्जाम के महीने भर बार ऑलमोस्ट आपका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट के 15 दिन बाद आपकी लगभग काउंसलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है। सो क्या है नीट काउंसलिंग का तरीका। नीट काउंसलिंग आपके किस किस चीजों के लिए होती है, किस किस कोर्सेज के लिए होती है, आपको यही जानना है। तो देखिए, अगर आपको एडमिशन लेना है एमबीबीएस में या आपको एडमिशन लेना है बीडीएस में, तो इन सारे कोर्सेज के लिए आपको नीट की काउंसलिंग के जरिए ही एंट्री आप कर सकते हैं। सो अगर आपको एडमिशन लेना है एमबीबीएस, बीडीएस, वेटरनरी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, यौगिक साइंस, सिद्धा एंड बीएससी नर्सिंग, मीन्स अगर आपको इनमें से किसी भी कोर्सेज के लिए आपको अगर एडमिशन लेना है, तो आपको सबसे पहले नीट की काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा, ना काउंसलिंग कराना पड़ेगा। ठीक है। सो हम एक एक करके सारी डिटेल लेके आएंगे कि काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज है, वो सारे कुछ हमारे वीडियोस में आपको मिलती चलेगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं हाउ कैन वी डू नीट काउंसलिंग, कि हम नीट की काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, नीट काउंसलिंग होती है एक्चुअली आपकी 2 टाइप्स की। ठीक है। एक होती है आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग और एक होती है आपकी स्टेट काउंसलिंग होती है। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, और दूसरी क्या होती है आपकी स्टेट काउंसलिंग होती है। अब देखिए, ये दोनों जो काउंसलिंग के जो मेथड्स हैं, ये जो 2 काउंसलिंग हमने बताई आपको, ये आपके सारे कोर्सेज के लिए होते हैं। चाहे वो आप एमबीबीएस की बात करिए, चाहे आप बीडीएस की बात करिए, चाहे आप वेटनरी की बात करिए, मींस जितने भी कोर्सेज हैं ये सबके लिए होती है। ठीक है। हम एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे, एक एक काउंसलिंग के मेथड पढ़ेंगे, या एक एक काउंसलिंग के मेथड के बारे में जानेंगे कि कैसे क्या काउंसलिंग होती है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं काउंसलिंग की, तो देखिए काउंसलिंग बेसिकली 3 तरीके की आपकी बताई गई है। पहली है कि अगर आप फर्स्ट है कि एमबीबीएस और बीडीएस, अगर आपको एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक काउंसलिंग, अगर आपको वेटरनरी लेना है तो उसके लिए दूसरी काउंसलिंग होती है, और अगर आपको आयुष में जाना है तो उसके लिए आपकी तीसरी काउंसलिंग। मींस बेसिकली 3 तरीके की काउंसलिंग होती है। अब बात होती है कि अगर किसी बच्चे को मान लीजिए नेचुरोपैथी में जाना है, यौगिक साइंस में जाना है, तो वो किस काउंसलिंग में बैठेगा, वो आयुष की काउंसलिंग में बैठेगा। अगर किसी को वेटनरी में इंटरेस्ट है, वो उसमें जाना है, तो वो किस में बैठेगा, वेटनरी काउंसलिंग में बैठेगा। बात आई थिंक क्लियर हो रही होगी। ठीक है। सो आयुष का मतलब क्या है, बिकॉज हमने तो बात करी अभी नेचुरोपैथी की बात करी, बट ये आया कहाँ पे। ठीक है। अगर हम होम्योपैथिक की बात करते हैं तो इसकी काउंसलिंग कहाँ होगी। तो बच्चों, आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और आपका होम्योपैथिक। ठीक है। जहां पे आयुर्वेदिक हो गया, यूनानी हो गया, आपका यौगिक साइंस हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, सिद्धा हो गया और होम्योपैथी हो गया। तो ये मिला के आपको आयुष बताया गया है, ये आयुष होता है। तो अगर आपको इनमें से किसी कोर्स के बारे में जानना है, जाना है, आपको उसमें बैठना है, कोर्स करना है, तो आप किस काउंसलिंग में बैठेंगे, आयुष की काउंसलिंग में। तो होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि किस किस कोर्सेज के लिए आपको नीट की काउंसलिंग करानी पड़ती है सबसे पहले। ठीक है। कि आपको अगर एडमिशन चाहिए, इनमें से किसी भी कोर्सेज का एडमिशन चाहिए, तो आपको नीट की काउंसलिंग के जरिए एडमिशन मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सो बेसिकली आपको क्या जानना है, 2 तरीके की काउंसलिंग, फर्स्ट इज ऑल इंडिया एंड द सेकंड वन इज अ स्टेट काउंसलिंग। ठीक है। दोनों काउंसलिंग आपके सारे कोर्सेज के लिए होती हैं। ठीक। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं जो काउंसलिंग है वो कितने में सेग्रीगेट हुई है, एक एमबीबीएस, बीडीएस, वेटनरी साइंस और आयुष में सेग्रीगेटेड है। मींस 3 टाइप की आपकी काउंसलिंग है। सो अगर किसी बच्चे को वेटनरी में जाना है तो वो वेटनरी की काउंसलिंग में बैठेगा। आयुष में से जितने भी कोर्सेज हमने बताया, होम्योपैथी या फिर योगा या आयुर्वेदा, तो वो किस में बैठेगा, आपका आयुष की काउंसलिंग में। ठीक है। सो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब आप थोड़ा सा ये देख लीजिए, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, वेटनरी हो गया, आयुष हो गया और ये बीडीएस हो गया। बच्चों, जैसा कि हमारा काउंसलिंग के सेशंस चल रहे हैं,
आपको बहुत बड़ा डाउट होता है कि कैसे कैसे काउंसलिंग के क्या क्या मेथड है या क्या प्रोसेस है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अगर आपको MBBS और BDS की काउंसलिंग करानी है तो उसके लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑल इंडिया काउंसलिंग और दूसरा होता है आपकी स्टेट काउंसलिंग। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है ना कि एक है आपके पास ऑल इंडिया काउंसलिंग का मेथड और दूसरा आपके पास कौन सा तरीका है, एक है आपके पास स्टेट काउंसलिंग का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जितने भी आपको पता है कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, आउट ऑफ दिस 612 मेडिकल कॉलेज मोर देन 300 आर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 49 उनमें से डीम्ड मेडिकल कॉलेज है एंड रिमेनिंग आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा कि जब आपका रिजल्ट आता है, आपका एग्जाम होता है, आपका रिजल्ट आता है, तो उसके मतलब 15 दिन बाद आपकी स्टार्ट होती है नीट की काउंसलिंग। ठीक है, ध्यान से इस बात को यहाँ पे देखिएगा कि उसके 15 दिन बाद आपकी स्टार्ट होती है नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, सो जो नीट की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होती है 15 दिन बाद, वो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जिसको कि कौन कराता है, MCC। यहाँ पे हमने जो ये लिखा है MCC, MCC क्या है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ये आपके जैसे ही रिजल्ट आने के 15 दिन बाद आपका MCC जो है वो आपकी नीट की काउंसलिंग स्टार्ट कराता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट कराता है। अब ये जो MCC है ना, जो काउंसलिंग इसमें होती है वो आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो गई, उनके लिए यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि चाहे उसमें जितने भी टोटल MBBS गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, एम्स कॉलेजेस हो गए, ये सारे कॉलेजेस की जो कह सकते हैं कि जो भी काउंसलिंग होती है वो इस के तरीके ही होती है, लाइक MCC के जरिए ही होती है। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के जरिए। अब लेट सपोज कि कोई भी एक मेडिकल कॉलेज है, कोई भी एक मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज की जो सीट होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, आप समझ लीजिए कोई भी मेडिकल कॉलेज है, इस मेडिकल कॉलेज में लेट सपोज कि इसके पास 100 सीट है, टोटल इसके पास कितनी है, 100 सीट है, तो वो 100 सीट आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। इसमें जो 15% जो सीट इसके पास होगी वो सीट क्या होगी, ऑल इंडिया कोटे के जरिए फिल होगी। ठीक है, किसके जरिए होगी, ऑल इंडिया कोटा, जिसको कि हमने क्या बताया, काउंसलिंग जो कौन कंडक्ट कराता है, MCC। बाकी जो 85% है ये किसके जरिए होगी, ये होती है आपके स्टेट कोटा, मतलब उसके पास जो 85% है वो स्टेट कोटा के जरिए फिल होती है, लेकिन जो उसके पास 15% है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के जरिए फिल होती है। ठीक है, सो आई होप कि ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। तो जो MCC मेडिकल काउंसलिंग जो कमेटी है, ये आपकी काउंसलिंग कराती है, या इसमें कौन से कॉलेजेस आते हैं, आपके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं, देखिए कौन कौन से आते हैं, जिस 15% का जो खेल है उसमें वो किस किस कॉलेजेस में के लिए काउंसलिंग करता है। वो हो गया आपका एम्स हो गया, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई जैसे कि BHU हो गया, AMU हो गया, जिपमर हो गया, और आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, और साथ ही साथ जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी में 100% जो काउंसलिंग होती है, मीन्स अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसमें 100% काउंसलिंग आपके MCC के जरिए ही होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, मीन्स इसमें 100% जो काउंसलिंग होगी वो किसके जरिए होगी, MCC के जरिए होगी। दैट इज द ऑल इंडिया जो काउंसलिंग 15% के लिए होती है। जबकि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इस गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, इसमें आपके पास स्टेट के जरिए भी होता है, ऑल्दो आपके पास ऑल इंडिया के जरिए भी होता है। ठीक है, सो अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी में लेना है तो उसके लिए केवल एक सोर्स है, वो आपका यही है, और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में लेना है तो उसके लिए आपके पास दो सोर्स है, एक स्टेट और एक ऑल इंडिया है। ऑल इंडिया केवल 15% की काउंसलिंग करता है किसी एक, अगर हम कॉलेज की बात करें, और स्टेट का कितना परसेंटेज होता है, 85%। क्लियर, ये इस बात को क्लियर समझ में आ गया। सो बच्चों अब यहाँ पे छोटी सी और बात कि डीम्ड यूनिवर्सिटी होती क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों डीम्ड यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटी होती है जो ऑटोनॉमस होती है, जिसको कि आप एक तरीके से प्राइवेट कह सकते हो, उसके अंडर में कोई और कॉलेजेस नहीं आते, वो होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिसका 100% जो आप कह सकते हो जो होती है वो किसके जरिए होती है, आपके MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग के जरिए ही होती है। ठीक है, सो आई होप आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे कि MCC में जो भी उसकी डिटेल है कि किस तरीके से काउंसलिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो हम एक एक करके इसमें आपको बताते चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी MCC के ऊपर है। एक बार इसको फिर से एक बार अच्छे से आप देख लीजिए,
कि MBBS और BDS की काउंसलिंग की हमने यहाँ पे बात करी, जो कि 2 तरीके से होती है। फर्स्ट इज ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड द सेकेंड वन इज अ स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, यहाँ पे आप कॉलेजेस भी देख लीजिए, अपने यहीं जाना है आपको। अब अगर हम किसी एक कॉलेज की बात करते हैं, सपोज हमने किसी भी कॉलेज की बात करी, उसकी अगर 100 सीट है तो उस 100 सीट में 15% जो उसकी सीट फिल होगी वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के जरिए, और जो 85% सीट फिल होगी वो स्टेट काउंसलिंग के जरिए। ठीक है, अगर हम MCC की बात करते हैं तो MCC की जो काउंसलिंग में किसमें क्या क्या आते हैं, कौन से कॉलेजेस यहाँ पे किसमें फिल होता है, जैसे एम्स हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए और डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई। डीम्ड यूनिवर्सिटी में 100% जो सिलेक्शन होता है, 100% जो आपकी सीट फिल होती हैं वो केवल किस काउंसलिंग के जरिए होती है, MCC के जरिए। प्रोसेस क्या है ऑल इंडिया काउंसलिंग का, ये बताते हैं। अभी हमने लास्ट क्लास उसमें बताया था वीडियो में कि हमारी 2 तरीके की, लाइक अगर किसी भी कॉलेज में 100 सीट सपोज करिए है, तो उस 100 सीट में 15% जो सीट होती है वो ऑल इंडिया, दैट इज उसको MCC की काउंसलिंग होती है, बाकी आपका स्टेट कोटा, लाइक ऑल इंडिया कोटा और एक होता है आपका स्टेट कोटा। हम बात करेंगे कि ऑल इंडिया काउंसलिंग जो 15% कोटे पे जो काम हो रहा है उसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको विजिट करना होता है किसमें, www.mcc.in। इसमें आपको क्या करना होता है, विजिट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले जाके अपना रजिस्ट्रेशन ये स्टार्ट करना होता है। अब कैसे करना होता है, क्या स्टेप्स है, अब आप ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। जब आप काउंसलिंग कराने जाते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया की बात हम कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटे की बात कर रहे हैं, जो कि आपकी MCC जो कराती है, उसका फर्स्ट स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ठीक है, द सेकेंड इज अ फीस सबमिशन। दूसरा है आपको फीस सबमिट करनी होती है। तीसरा होता है कि आपको अपनी चॉइस से कॉलेजेस को भरने होते हैं, उनकी नंबरिंग करनी होती है कि कौन सा कॉलेज आपको चाहिए। ठीक है, उसकी नंबरिंग, दैट इज अ चॉइस फिलिंग। इसको अभी हम थोड़ा डिटेल में भी बताएंगे। द फोर्थ स्टेप इज अ डिक्लेरेशन ऑफ द सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जो आपका काम नहीं होता है, काउंसलिंग के वहां से आता है। ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, वहां पे डिक्लेयर होता है आपका रिजल्ट। अब हम पहली बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो देखिए बच्चों, जो फर्स्ट स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन, उस रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। वहां पे आप जब रजिस्टर कराते हो, उनकी साइट में जाते हो, रजिस्टर कराते हो, तो आपको कुछ चीजें फिलअप करनी होती है, जैसे कि नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर नेम हो गया, मदर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड सो ऑन। ठीक है, ये चीजें आपको फिल करनी होती है। द फर्स्ट स्टेप इज कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जहां पे ये डिटेल्स लिखनी होती है। दूसरा होता है फीस सबमिशन। अब काउंसलिंग की बच्चों अपनी एक फीस होती है। ठीक है, अब कितनी क्या फीस होती है ये हम बात करते हैं। सो ऑल इंडिया काउंसलिंग के 15% जो कोटा है, उस 15% कोटे के लिए आपकी फीस होती है, जहां पे जो हमारे जनरल स्टूडेंट्स होते हैं, जनरल कैटेगरी के, उनकी जो फीस होती है वो होती है 11,000। ठीक है, उनकी कितनी फीस होती है, 11,000। जिस 11,000 में भी बच्चों देखिए कि जो 10,000 होती है वो 10,000 आपकी होती है रिफंडेबल, और आपके जो 1,000 होती है वो होती है काउंसलिंग के एक्चुअल फीस। ये रिफंडेबल कब होती है आपको, अगर आपको इन केस कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला तो ये 10,000 रुपए आपके वापस हो जाते हैं, और अगर इन केस हो जाता है तो जहां पे होता है उसके साथ उसमें आगे उसको एडजस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, जोड़ लिया जाता है। लेकिन ये जो 1,000 है ये नॉन रिफंडेबल है, बिकॉज ये आपकी काउंसलिंग की फीस है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कैटेगरी की, SC ST OBC या PWD की बात करें, तो इनके जो फीस है वो है 5,500 रुपए। ठीक है, अगेन इसके लिए भी सेम बात हम करेंगे कि ये जो 5,500 रुपए है, उसमें से आपकी 5,000 जो होती है वो होती है रिफंडेबल फीस। यस, ये क्या होती है आपकी, रिफंडेबल होती है इन केस अगर आपको कोई मेडिकल कॉलेज नहीं मिला तो। ठीक है, और आपका जो 500 रुपए जो फीस है ये क्या होती है आपकी नॉन रिफंडेबल, मीन्स आप इसको मान लीजिए कि काउंसलिंग की फीस है। ठीक है, तो जो आपका अगर हो भी गया तो होने के बाद भी वो आगे एडजस्ट हो जाता है, और अगर इन केस अगर नहीं हुआ तो वो आपको रिफंड हो जाता है। तो टेंशन की बात भी यहाँ नहीं है। अगेन आई रिपीट द सेम थिंग कि फीस सबमिशन में 15% कोटे के लिए ऑल इंडिया जो आपका कोटा होता है, उस काउंसलिंग के लिए 15% के लिए जनरल की 11,000 फीस है, और SC ST OBC PWD के 5,500। कैसे हमने उसको सेग्रेट किया ये आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग, ऑप्शन एंट्री एंड लॉकिंग की, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा।
जब भी आप कोई फॉर्म भर रहे होते हो वहां पे आपको एक होता है कि आपको जो भी मेडिकल कॉलेजेस चाहिए होते हैं आपको उसको ढंग से भरना होता है, ठीक है। आप जिस हिसाब से भरोगे उस फिलिंग के ऑप्शन, लाइक ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे के मार्क्स अच्छे आने के बावजूद भी उनको अपने डिजायर कॉलेज नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपने उसकी जो एंट्री करी होती है, जो उसके रेंज लिखी होती है वो सही नहीं भरी होती है, ठीक है। तो जो आपको कॉलेज चाहिए आप उसको उस हिसाब से लिखना। बात समझ में आ रही है? तो चॉइस फिलिंग और ऑप्शंस एंट्री ये होती है। अगर आपने ये चीज कंफर्म हो गई कि हमें ये चाहिए, आपने उसके फिल कर दिया, तो उसको अब आप लॉक कर दीजिए। जब तक आप लॉक नहीं करेंगे तब तक आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने अगर लॉक कर दिया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग का एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है कि जिस मेडिकल कॉलेज में आप जाना चाहते हो तो आप उसमें फिल कर दीजिए, ध्यान से कर दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट आता है डिक्लेरेशन ऑफ द सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। डिक्लेरेशन ऑफ द सीट अलॉटमेंट रिजल्ट एक ऐसा, आप कह सकते हो यहाँ पे ये काउंसलिंग सेशंस वालों का काम होता है, एमसीसी का काम है। ये कैसे लिस्ट निकालते हैं जहां पे स्टूडेंट्स की सारी डिटेल होती है, उसने कितनी रैंक पाई, ठीक है, उसे कौन सा मेडिकल कॉलेज मिला, ठीक है, जितनी भी एमबीबीएस बीडीएस के जो भी कॉलेजेस होते हैं उनकी सारा कुछ आपके पास एक लिस्ट आ जाती है अलोंग विद द रैंक। क्या रैंक आई आपकी, कौन सा कॉलेज मिला, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी जाती है, डिक्लेयर कर दी जाती है, जहां पे स्टूडेंट्स के बिल्कुल ये ना लगे कि हमें क्या मिला उसे क्या मिला, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। बात क्लियर? सो बहुत ही इजी से ये 4 प्रोसेस होते हैं, लेकिन आपको बस पता होने चाहिए। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हमने अपनी वीडियोस में आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए वीडियो शॉर्ट है, जिसके आपको लगे एक देखने के बाद आप तुरंत दूसरी देखना, तीसरी देखना, छोटी छोटी वीडियोस हैं, ठीक है, जहां पे एक एक चीज के बारे में बताया है कि एमसीसी की जो भी स्टेप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जो आज के वीडियो में है। फर्स्ट वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन हमने दे दिया था कि काउंसलिंग के क्या तरीके होते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमने उसके पार्टीशंस में उसको हमने आपको सारी चीजें समझा दी हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? सो आपको क्या करना है, काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको विजिट करना है इनके साइट पे। दूसरी बात है कि आपको ये 4 स्टेप्स को फॉलो करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, फीस सबमिशन कराना है, चॉइस फिल करना है, डिक्लेयर हो जाएगा आपका रिजल्ट। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें मांगते हैं, फीस सबमिशन में आपको कैसे क्या फीस सबमिट करनी है, कितनी रिफंडेबल है, कितनी रिफंडेबल नहीं है, ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तीसरी बात है कि चॉइस फिलिंग का ऑप्शन होता है, आपके पास होता है कि आपको जो मेडिकल कॉलेज चाहिए आप उसको भर सकते हैं, उसी हिसाब से भर सकते हैं, उसी रैंक में भर सकते हैं, फिर उसे लॉक कर सकते हैं एंड डिक्लेयर हो जाता है आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। लेकिन एक बात और, अगर आपको कोई भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, आपको कोई मेडिकल कॉलेज अगर इनकेस नहीं मिला है तो आपका वहां पे रोल नंबर नहीं होगा। मीन्स अगर आपका रोल नंबर नहीं है तो आप समझ लो कि आपको नहीं मिला है, ठीक है। क्योंकि हमारे स्टूडेंट काउंसलिंग के बारे में बहुत कुछ एक्चुअली जानना चाहते हैं। सो बच्चों एक एक करके आपके लिए हम सारी के सारी इंफॉर्मेशंस लेके आए हैं, ठीक है। आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो ये जो टाइम दौरान चल रहा है काउंसलिंग के बारे में जानने के लिए बच्चों ध्यान से समझिएगा। हमने एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से आपकी रिलेटेड बात बताई। अब इनके ये 4 राउंड्स होते हैं, ये 4 राउंड्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि एक होता है राउंड 1, एक होता है राउंड 2 और एक होता है मॉप अप राउंड और एक होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये 4 आपके राउंड्स होते हैं, ठीक है। अगेन आई रिपीट द सेम थिंग कि एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग जो कमेटी है उसमें आपका यहाँ पे 4 राउंड होते हैं काउंसलिंग के। राउंड 1, राउंड 2, एक मॉप अप राउंड और एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड। क्यों होते हैं एक एक करके हम सारी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब आप राउंड 1 में जाते हो, सबसे पहले जब आपकी कट ऑफ निकलती है, आप राउंड 1 में जाते हो काउंसलिंग के लिए, तो उसके लिए चाहे आप राउंड 1 में जा रहे हो चाहे आप राउंड 2 में जा रहे हो, आपको ध्यान से सुनना ये बात। ये 4 स्टेप्स होते हैं, एक होता है रजिस्ट्रेशन, एक होता है फीस, एक होता है चॉइस फिलिंग और एक होता है रिजल्ट का डिक्लेरेशन। तो देखिए ये 3 चीज तो आपके हाथ में है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पहले आपको उसकी फीस भरनी होगी, आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी कि मीन्स आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज चाहिए, आपको प्रेफरेंसेस पूछी जाएगी, आपको वो लिखनी होगी एंड फिर उसके हिसाब से रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, है ना। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा कि अगर इन केस आपने जैसे रजिस्ट्रेशन करा लिया
ठीक है, आपने फीस सबमिट कर दी। तो बच्चों अगर आप ये ऑलरेडी फर्स्ट टाइम कर चुके हैं तो सेकेंड राउंड में आपको ये 2 प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगेन कि अगर आप ये ऑलरेडी करा चुके हैं तो सेकेंड राउंड के लिए आपको इन दोनों चीजों को करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड राउंड में डायरेक्ट आप चॉइस फिलिंग के ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब क्यों होगा सेकेंड राउंड ये भी सुन लीजिए। फर्स्ट राउंड में जो भी जिनको भी कॉलेजेस मिले, ठीक है, उनका एक लिस्ट तैयार है। अगर इनकेस आपको फर्स्ट राउंड में नाम आ भी गया, आपको मेडिकल कॉलेज मिल भी गया, स्टिल आप सेकेंड राउंड में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, सेकेंड राउंड में आप बैठ सकते हैं। ठीक है, आप सेकेंड राउंड में बैठ सकते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने जो फर्स्ट राउंड में जो आपने मेडिकल कॉलेजेस भरे थे वो मेडिकल कॉलेज आपको नहीं चाहिए, ठीक है, या फिर हो सकता है जो मिला आपको, जो वहां पे मिला वो आपको नहीं चाहिए, भरे आपने कई लेकिन जो आपने उसमें आपको मिला वो आपको नहीं चाहिए। उस केस में आप सेकेंड राउंड में बैठेंगे और सेकेंड राउंड में आप फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, आप फिर से यहाँ पे चॉइस फिलिंग करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपने फीस सबमिट कर दी, तो आपको ये दोनों चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। मीन्स अगर रजिस्ट्रेशन और फीस कर चुके या भर चुके तो सेकेंड राउंड में डायरेक्ट आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, सेकेंड राउंड में डायरेक्ट आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। ठीक है, आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग। क्यों करना है, बिकॉज आपको फर्स्ट राउंड में जो चीज मिली वो आपको नहीं चाहिए, आपको और बेटर कॉलेज की उम्मीद है, आपको और बेटर कॉलेज चाहिए, तो उसको कहा जाता है अपग्रेडेशन। क्लियर, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं ये जो अपग्रेडेशन की बात अगर हम करें तो आपको मान लीजिए अपग्रेडेशन वाले केसेस में अगर हम बात करें तो आपको वो कॉलेज आपने बेटर आपने चाहा कि मिल जाए, आपने कई ढेर सारे कॉलेजेस वहां पे भर दिए, ठीक है, लेकिन इन केस अगर आप उसमें से मेडिकल कॉलेज जो आपने भरे आपको वो नहीं मिले तो आपकी फीस रिटर्न हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आपने भरा और आपको अगर कुछ नहीं मिलता तो आपकी फीस रिटर्न हो जाती है, लेकिन अगर आपने भरा और आपको मिल गया और आप नहीं जा रहे हैं तो जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया था ना अपना, वो सिक्योरिटी अमाउंट भी आपका चला जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो अपग्रेडेशन का केवल ये मतलब है कि ये केवल फर्स्ट राउंड के लिए ही होता ही है कि फर्स्ट राउंड में आपने भरा, आपको मिल भी गया, लेकिन आप फिर भी अच्छे कॉलेज की उम्मीद कर रहे हैं तो आप सेकेंड राउंड में आप कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जिसको कि अपग्रेडेशन कहा जाता है। लेकिन सेकेंड राउंड वाला जो स्टूडेंट है जिसने कॉलेजेस भरे, या तो आपको उसे लेना होगा, ठीक है, या तो आप ले लीजिए वहां पे, या फिर आपको वहां पे क्या करना होगा, वहां पे छोड़ना। अगर आपने छोड़ दिया तो जो थर्ड राउंड है, ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा है इफ यू डोंट गेट एनी मेडिकल कॉलेज, मान लीजिए कि आपने कोई मेडिकल कॉलेज आपको मिला ही नहीं, तो उस केस में आपकी क्या होती है, फीस रिफंड हो जाएगी। लेकिन बच्चों अगर आपको सेकेंड राउंड में कुछ भी मिल गया कॉलेज तो अब आपको या तो वो लेना पड़ेगा, और अगर आपने छोड़ा तो आपकी जो फीस थी सिक्योरिटी अमाउंट वो आपकी सारी चली जाएगी। मींस 10,000 रुपए जो सबमिट हुआ था वो चला गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब इस केस में हमें करना क्या चाहिए ये ध्यान रखिए, क्या करना चाहिए। तो जब आप फिलिंग करते हैं, ऑप्शंस को फिल करते हैं, तो उस केस में आप पहली बात तो ढेर सारे वहां पे जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनके आप नाम भर दीजिए। ठीक है, अब इसमें भी पॉइंट है, अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, आपके मार्क्स अच्छे आए हैं, अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वो मेडिकल कॉलेजेस के नाम लिखने चाहिए जो आपको एक्चुअली चाहिए। ठीक है, उस प्रेफरेंसेस में रखने चाहिए जो आपको चाहिए, क्योंकि आपने फर्स्ट वाला इसीलिए छोड़ा था। फर्स्ट वाले में जब आपको राउंड में मिल रहा था तो आपने उसे इसीलिए छोड़ा क्योंकि आपको वहां पे अपने मन का नहीं मिला, आपको चॉइस का नहीं मिला मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पे इस केस में आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड राउंड में आप क्या करिए, उन कॉलेजेस को भरिए जो आपको चाहिए, खास तौर से वो बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं आप उनको डालिए। क्योंकि अगर मान लीजिए सेकेंड राउंड में भी आपको ऐसा कॉलेज मिल गया जो आपको नहीं चाहिए तो उस केस में आप जाओगे नहीं, आप जाओगे नहीं तो आपका फीस भी रिफंड नहीं होगा, आपका वो पूरा पैसा चला गया। बात क्लियर हो रही है। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आपको कई ढेर सारे कॉलेजेस के नाम भर देने हैं। ठीक है, उस केस में आपके पास देखिए ऑप्शंस कम होते हैं तो उस केस में आपको नाम ज्यादा डाल देने हैं। लेकिन जो स्टूडेंट ने
फर्स्ट राउंड में उनको मिला, वो छोड़ के भी आ गए क्योंकि उनको सेकेंड राउंड का वेट था। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, सेकेंड राउंड के लिए आपको प्रेफरेंसेस में कॉलेज डालने हैं जो आपको चाहिए। आई रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? नाउ नीट काउंसलिंग की ये 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, ये 4 स्टेप्स होते हैं। चाहे आप फर्स्ट में जा रहे हो, चाहे आप सेकेंड राउंड में जा रहे हो, प्रोसेस ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी। फिर आपको फीस, मतलब प्रोसेस इन द सेंस कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। दूसरा आपका उसकी फीस पेमेंट होगी, आपको चॉइस फिल करनी होगी एंड डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, फिर आपका उसमें रिजल्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब इन केस आपको फर्स्ट राउंड में भी अगर कोई चीज नहीं मिली, सेकेंड राउंड में भी नहीं मिली, तो आपके पास तीसरा राउंड होता है जिसको कहा जाता है मॉप अप राउंड। अब इस केस में आपको कोई भी, अब ध्यान रखिएगा, इस केस में आपको नो फीस सबमिशन, फिर से आपको कोई फीस नहीं देनी है। इन केस अगर फर्स्ट और सेकेंड राउंड में आपको कोई मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, तो मॉप अप राउंड में आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं। मतलब जो पैसे आपने स्टार्टिंग में सबमिट किए थे, रजिस्ट्रेशन कराया था, वही चल रहा है, अभी वही प्रोसेस चल रहा है। क्लियर? लेकिन बट जिन बच्चों को सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल गया था, ठीक है, सेकेंड राउंड में आपको मिल गया था कॉलेज, लेकिन आप उसको छोड़ के आ गए, आप उसे क्या कर दिए, छोड़ दिए। आपको लगा प्रॉपर राउंड में हमें कुछ मिल जाएगा, तो बच्चों प्लीज यहां ध्यान से समझ लीजिए, अब आपको मॉप अप राउंड में फिर से स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन, ये पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से कराना पड़ेगा कि पहले रजिस्ट्रेशन कराइए। ठीक है, दिस फर्स्ट प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पहले कराइए, फिर उसके बाद आप फीस पे करिए, फिर आप चॉइस भरिए और फिर आपका रिजल्ट आएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो मॉप अप राउंड उन बच्चों के लिए जिनको फर्स्ट सेकेंड राउंड में नहीं मिला, उनको मॉप अप में मौका फिर से मिलता है। लेकिन अगर आपको सेकेंड राउंड में मिल गया, आप छोड़ के आ रहे हो, तो आप मॉप अप में फिर से स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन कराइए। तो बच्चों, ऐसे बच्चों के लिए ध्यान से समझ लीजिए, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको सेकेंड राउंड के टाइम ही, आपको जो सेकेंड राउंड आपका है उसी राउंड में ऐसी चॉइस फिल करनी है जो आपके प्रेफरेंसेस है। ठीक है, आपको प्रेफरेंसेस के हिसाब से रखना है। जो भी आप चाहते हो कि हमें पास का मेडिकल कॉलेज मिले, आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले, या जो भी आप जिस भी सोच से उसको कैंसिल आउट कर रहे हो, उस चीज को पहले ध्यान में रख के उसे प्रेफरेंसेस में आप उसको डालिएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। सो बच्चों, इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए कौन कौन से एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने पास रखने चाहिए, ठीक है, ड्यूरिंग अ काउंसलिंग। उसके बाद आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो देखिए, क्लास 10 का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ठीक है, क्लास 12 का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ये सब आपके लिए एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेके जाने होंगे। नीट का एडमिट कार्ड, फॉर्म, आपको क्या स्कोर कार्ड मिला था, ठीक है, साथ ही साथ आपने जब रजिस्ट्रेशन की जो फीस दी थी उसकी रिसिप्ट भी लेके जानी है। अलॉटमेंट लेटर हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वही जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी, कोई और मत लेके चले जाना, ठीक है, वही 8 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ आपको लेके जानी है। आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, जिसमें से आधार, पैन, पासपोर्ट, डीएल, ये लेके जाना है, एज वेल एज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है अलोंग विद द अटेस्टेड फोटो कॉपीज के साथ। तो अब इन चीजों को भी आपको ध्यान से सब चीजें अपनी मेंटेन करके रखनी है कि ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट राउंड जिसकी हम बात करते हैं वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। अब ध्यान से समझिएगा, मॉपअप के बाद अगर कोई सीट बच जाती है, आफ्टर मॉपअप अगर कोई सीट बच जाती है तो वो जाती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, ठीक है। मींस राउंड 1 में नहीं मिला, राउंड 2 में नहीं मिला, मॉपअप का वेट करिए, मॉपअप में नहीं मिला तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मॉपअप के बाद जो सीट बचती है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड को जाती है। ये एक नया निकला है। पहले क्या होता था कि जो भी सीट बचती थी आफ्टर द मॉपअप में, जो भी सीट बचती थी वो स्टेट को ट्रांसफर कर दी जाती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि जो ऑल इंडिया जो 15% की जो ये इस पे जो काम किया जा रहा है, एमसीसी ने जो किया वो क्या है, उस 15% की सीट को भरना है जहां पे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के जरिए ही एक आखिरी एक और ऑप्शन दे दिया गया है। बाकी 85% की जो सीट है वो आपके स्टेट के जरिए भरेगी, इस पे केवल आपका एमसीसी का ही रोल है। बात क्लियर हो रही है। सो आपके पास देखिए ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि आपको होप खो देनी है। फर्स्ट राउंड आपके पास है,
ठीक है। फर्स्ट राउंड में आपको ये सारे प्रोसेस करने हैं, रजिस्ट्रेशन कराना है, फीस पहले से सबमिट कर देनी है, राउंड 1 में बैठना है। राउंड 1 में मिल गया तो अच्छी बात, आपके पास सेकेंड राउंड का ऑप्शन है। लेकिन सेकेंड राउंड में मिल गया तो सेम वही चीज, आप मॉपअप में कोई अपग्रेडेशन नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट राउंड में चीजें मिल गई, फिर उसके बाद आप मिल गई, आप उसको छोड़ सकते हैं, सेकेंड राउंड का वेट कर सकते हैं, वहां पे अपग्रेडेशन होता है, आपको और बेटर कॉलेजेस मिल सकते हैं। लेकिन उसमें भी क्या चीजें हैं वो हमने बता दिया, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता तो आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रेफरेंसेस रखने चाहिए, ठीक है। आपको या तो छोड़ोगे तो मॉपअप में फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, या जो मिला है उसको रखना है। तो जो मिले इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको प्रेफरेंसेस क्या डालनी है, पहले से ही चीज ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट आपके ये 4 काउंसलिंग के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मॉपअप राउंड में क्या होता है, ये बात क्लियर हमने समझा दी आपको। अगर आपका फर्स्ट सेकेंड में नहीं हुआ तो मॉपअप में कोई फीस नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप छोड़ के आ रहे हो तो मॉपअप स्टार्टिंग से आपको रजिस्ट्रेशन और फीस उसकी डिपॉजिट करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसका रिजल्ट आएगा। लास्ट होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। आफ्टर मॉपअप के बाद जो सीट बचती है वो जाती है बच्चों स्ट्रे वैकेंसी में जाती है, जहां 15% की सीट आपकी फुलफिल की जाती है और 85% की जो सीट है वो स्टेट भरता है उसे। बच्चों काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत ढेर सारी बातें हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि जो आपकी नीट की काउंसलिंग की और आगे की बातें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों क्या आपको पता है कि जो इस साल एक नया रूल आया है, क्या नया रूल आया है? नया रूल ये आया है कि एनसीसी ने अपनी एक पोर्टल बनाई है, ठीक है। एनसीसी ने अपनी एक पोर्टल बनाई है, जिस पोर्टल में क्या है, इस पोर्टल में एक्चुअली अगर हम बात करें तो इस पोर्टल में ऑल इंडिया, या फिर आप बात करोगे कि जितने भी स्टेट हैं या ऑल इंडिया कमेटी ने उन बच्चों का नाम वहां पे डाला है जिन बच्चों ने सेकेंड राउंड में और स्टेट 2 राउंड में जिनके एडमिशंस हो चुके हैं, जिन्होंने एडमिशन ले लिए हैं, उनका नाम उन पोर्टल में आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से फिर से समझिए कि एक ऐसा पोर्टल बनाया है, जिस पोर्टल में एमसीसी ने बनाया है ये पोर्टल, ठीक है, जिसने क्या किया है कि जितने भी स्टूडेंट, चाहे वो मतलब यहाँ पे ऑल इंडिया कमेटी या फिर आपके जितने स्टेट के, उन्होंने उन सारे स्टूडेंट्स का नाम वहाँ पे रखा है जिन स्टूडेंट्स ने राउंड 2 में, स्टेट राउंड 2 में जिनने एडमिशन्स ले लिए हैं, मेडिकल कॉलेज ले लिया, उनका नाम वहाँ पे डाल दिया जाता है। अब ध्यान से समझिए ऐसा क्यों किया गया या ऐसा करने का क्या रीजन है। जैसा कि हमने आपको बताया कि राउंड 1 में अगर आपको कोई मेडिकल कॉलेज मिलता है ना, हमने पहले भी बात बताई इस बारे में कि अगर आपको कोई राउंड 1 में काउंसलिंग के कोई मेडिकल कॉलेज मिलता है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके आगे के जो प्रोसेस थे उसमें नहीं छोड़ सकते। हमने ये 4 राउंड की बात करी थी, ठीक है। ये ऑल इंडिया राउंड 1, ऑल इंडिया राउंड 2, ठीक है, और उसके बाद हमने किसकी बात करी थी, मॉप की, और फिर हमने मॉपअप राउंड, और फिर था हमारा स्ट्रे राउंड, ये बात हुई थी हमारी। तो राउंड 1 के केस में अगर हम बात करें तो राउंड 1 में अगर आपको मिला तो आप छोड़ सकते हैं, यहां से यहां तक के लिए फ्लेक्सिबिलिटी आपकी प्रोवाइडेड है। लेकिन स्टूडेंट अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई मेडिकल कॉलेज मिलता है तो आपको उसे लेना पड़ेगा, और अगर आपने छोड़ा तो मॉपअप में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ये भी बात क्लियर थी। स्ट्रे राउंड में क्या था, अगर बचेगी तो स्ट्रे राउंड में सीट्स आ जाती हैं, वहां पे मिल सकता है, ठीक है। साथ ही साथ जैसे कि ये जो पोर्टल है, उस पोर्टल में ये तो बता दिया गया कि जिनको मेडिकल कॉलेजेस मिल गए स्टेट राउंड 2 तक, राउंड 2 में ऑल इंडिया, तो उनका नाम यहाँ पे आया। साथ ही साथ अगर उसे किसी और राउंड, पूरे राउंड को क्लियर करने के बाद, मीन्स जहां जहां जिसको मिला वो बता दिया गया, लेकिन अगर नहीं भी मिला तो भी इस पोर्टल में उसका नाम बता दिया जाएगा। वो भी बता दिया जाता है कि यहाँ पे आपको मेडिकल कॉलेजेस नहीं मिले, मीन्स वो भी आपका मेंशन होता है। बात क्लियर है। अब आप देखिए काउंसलिंग के ये प्रोसेस होते हैं, मीन्स एक कह सकते हो कि पहले एक बार राउंड 1 हुआ ऑल इंडिया का, फिर स्टेट राउंड हुआ, ठीक है, एक बार ये होगा, एक बार ये, मतलब एक zigzag पैटर्न है। फर्स्ट इज ऑल इंडिया राउंड 1, फिर स्टेट काउंसलिंग राउंड 1, फिर ऑल इंडिया राउंड 2, फिर स्टेट काउंसलिंग 2, फिर ऑल इंडिया मॉपअप हुआ, फिर स्टेट काउंसलिंग मॉपअप हुआ। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये चलता जाता है zigzag पैटर्न, जिससे क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे क्या एक दूसरी बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर इन केस, आप ध्यान से देखिएगा, अगर इन केस
आपने राउंड 1 में नहीं लिया मेडिकल कॉलेज तो आपके पास सेकेंड की अपॉर्चुनिटी लाइक राउंड 2 में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप वहां पे ले सकते हैं, ठीक है। राउंड 2 में अगर आपने ले लिया स्टूडेंट, अगर आपने राउंड 2 पे ले लिया ऑल इंडिया के, तो अब आपका नाम उस पोर्टल में आ जाएगा कि बच्चे ने एडमिशन ले लिया है। अब आप स्टेट काउंसलिंग राउंड 2 के लिए नहीं बैठ सकते, मतलब वहां पे आपको कोई कॉलेज तो मिलेगा ही नहीं। बात क्लियर? इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे आपको कॉलेज मिल गया, आप इसमें बैठे आपको कॉलेज मिल गया, तो अब आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते, मीन्स आपको यहाँ बैठ के कोई फायदा नहीं होगा, अब आपको कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। तो अगर आपने ऑल इंडिया से सिलेक्शन हो गया है ना, तो अब आप उस अपनी स्टेट में भी इवन अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पे भी आपको कोई मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। सो एक ये नया रूल है कि आप एक ही जगह पे अप्लाई, लाइक आपको एक ही जगह से मिल सकता है। हम अगर एक गवर्नमेंट केस की बात करते हैं तो, ठीक है, ये हमने गवर्नमेंट की बात करी तो आपको एक ही जगह से मिल सकता है, आपको हर जगह पे कहा जाए कि आपके लिए ओपन होगा तो ये चीज नहीं होगा। क्लियर? तो ऑल इंडिया राउंड 1, स्टेट राउंड 1 यहाँ पे, तो अगर आपको राउंड 2 में मिल गया है, मेडिकल कॉलेज मिल गया है राउंड 2 में, तो फिर आप आगे के लिए नहीं कर सकते। और अगर आपको स्टेट काउंसलिंग राउंड 2 में मिल गया तो आप मॉपअप में भी, ऑल इंडिया मॉपअप में भी आप नहीं बैठ सकते, उसके बाद यहाँ पे भी आप नहीं बैठ पाएंगे, आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। मेरी बात क्लियर हुई? सो बच्चों ये तो एक इम्पॉर्टेंट एक डिस्कशन है, हम कह सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे इन चीजों से क्लियर नहीं हो पाता उन्हें कि हमारे पास बहुत ऑप्शन है। नो डाउट आपके पास ऑप्शन है, लेकिन जब आप इन चीजों की बात करोगे तो आपके पास चीजें बिल्कुल क्लियर कट पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए आपको बहुत चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कि हमारे किस तरीके का सिलेक्शन होता है। एक ऑल इंडिया सिक्का जो 15% की सीट पे होता है, एक होता है आपका 85% होता है कोटा, ठीक है, एक 15% का होता है। सो क्या होता है, ये सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करते हैं जो ऑल इंडिया वाला, जो हम कोटे की अगर बात करते हैं, जो MCC इसको कराता है, अब यहाँ पे वो सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं, है ना, सारे के सारे आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस वहाँ पे आते हैं। लेकिन उन गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ साथ कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई और डीम्ड यूनिवर्सिटी। द इम्पॉर्टेंट इज क्या है यहाँ पे, डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी जो सिलेक्शंस होते हैं उन 15% जो आपका सीट होता है उस 15% में डीम्ड यूनिवर्सिटी भी, मीन्स डीम्ड यूनिवर्सिटी में 100% जो सिलेक्शन होगा या आपको जो डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो सीटें मिलेंगी वो किसके जरिए मिलेंगी, ऑल इंडिया काउंसलिंग के जरिए ही मिलेगी, है ना। तो देखिए क्या होता है बच्चों, जैसे कि हम लोग अगर पुराना एक बार रिकॉल करें तो हमने कहा कि हमारे पास 4 राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, फिर मॉप अप राउंड और फिर स्ट्रे राउंड, है ना, ये 4 हमारे पास राउंड होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इन 4 राउंड्स में हमें फर्स्ट हमारे प्रोसेस क्या होते थे, हमारे प्रोसेस भी 4 होते थे, है ना, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, तो थोड़ा लिख के भी समझ लीजिए कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। दूसरा आपको फीस सबमिट करनी होती थी, फिर आपको सिलेक्शंस करने होते थे, है ना, जो आपको कॉलेज चाहिए उसका सिलेक्शन होता था, एंड फिर आपका क्या आता था, उससे रिजल्ट आता था। हमने कई बार इस चीज को बताया कि अगर आप राउंड 1 में आपको कॉलेज मिलता है, आई रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो अगर आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिलता है और आप चाहते हो कि मेरे को और बेटर कॉलेज मिल जाए, तो आप राउंड 2 तक के लिए वेट कर सकते हैं, उसमें फिर से फिलअप कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन और फीस और ये सब आप पहले ही जमा कर चुके, तो जरूरत नहीं है। आप अगेन क्या कर सकते हैं कि राउंड 2 में आप बैठेंगे, राउंड 2 में आप क्या करेंगे, वहां पे फिलअप करेंगे, क्या करेंगे, अपने जो आपको फिल करना है, जो कि थर्ड है, कि आपको जो सिलेक्शन करना है, जो फिल करना है अपने ऑप्शंस को, वो करना है, ठीक है, कि कौन सा मेडिकल कॉलेज चाहिए। अब देखिए राउंड 2 में ये आपका हो गया राउंड 2। राउंड 2 में आपको कॉलेज अगर मिल जाता है तो या तो आप ले लीजिए, और अगर आप नहीं लेंगे तो आपको मॉप अप राउंड में क्या करना पड़ेगा, फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर से स्टार्टिंग से ये सारे प्रोसेस को फॉलो अप करना पड़ेगा। अब बच्चों मेरा यहाँ पे आपको बताने का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमें अभी तक पता था कि यहाँ पे जनरल वालों की जो फीस लग रही थी वो कितनी लग रही थी, मतलब जब रजिस्ट्रेशन और आपकी फीस होती थी वो कितनी होती थी, 10,000 रुपए होती थी, है ना। और रिजर्वेशन कैटेगरी में SC ST OBC इनमें कितनी लग रही थी, 5,500 रुपए लग रही थी, जहां पे आपका जो फीस था, मतलब
आप फीस कहोगे तो 1000 काउंसलिंग फीस थी, बाकी 10,000 रुपीज रिटर्न हो जाता है ना। इसी तरीके से जो डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पे कितनी फीस है, 2 लाख रुपए। यस, वहां पे कितनी है बच्चों, ध्यान रखिएगा, वहां पे जो फीस है वो है आपकी 2 लाख रुपीस। कितनी है वहां पे, 2 लाख रुपए। ठीक है, तो राउंड 1 आपको अगर आप बैठते हैं तो वहां पे रजिस्ट्रेशन, फीस, सिलेक्शन, रिजल्ट, ये जो 4 प्रोसेस होते हैं, वहां पे आपको जो फीस देनी है वो 2 लाख रुपए देनी है। ये 2 लाख आपके सिक्योरिटी अमाउंट है, आप ये कह सकते हो। ये 2 लाख आपको रिफंड हो जाते हैं अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो 2 लाख आपके क्या है, रिफंडेबल हैं अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो। लेकिन स्टूडेंट अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया राउंड 2 में तो ये क्या हो जाएगी, आपके नॉन रिफंडेबल। यस, कि अगर आपको राउंड 2 में कॉलेज मिल गया और आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, कि आपको चाहिए कि आपको अपने और भी ज्यादा चॉइस का चाहिए, तो बच्चों उस केस में आपके पास, क्योंकि आपको तो उन्होंने दिया है ना, वो तो आपको दिया, आप नहीं लेना चाहते तो वो फीस आपकी क्या होगी, नॉन रिफंडेबल होगी। हमने पहले भी आपको बताया कि डीम्ड यूनिवर्सिटी होती क्या है, ये एक ऑटोनॉमस होती हैं, ठीक है, जिनके अंडर में कोई ऐसे कॉलेजेस नहीं आते, ये सिर्फ एक अपनी एक ऑटोनॉमस होती हैं। ठीक है, बच्चों ये तो बात हुई डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि अभी तक हम बाकी और भी चीजों के बारे में बात कर रहे थे, स्पेशली डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें 10,000 रुपए या 5,500 रुपए नहीं लगते, बल्कि यहाँ का जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो क्या है स्टूडेंट, उसका सिक्योरिटी अमाउंट है 2 लाख रुपए। तो आप जब भी काउंसलिंग के लिए जाइए, आप सारी बातें, मीन छोटे से लेके छोटी बातों तक भी ध्यान से समझ के जाइए। अभी तक हमने जो भी बात करी वो गवर्नमेंट काउंसलिंग की बात करी, जो ऑल इंडिया के जरिए होती है, हमने उस पर सारी बात करी। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग की। लाइक अभी तक हमने ऑल इंडिया की बात की, अब हम स्टेट की अगर बात करें तो बच्चों जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, 15% ऑल इंडिया के लिए होती है, तो हमारी 85% स्टेट काउंसलिंग, स्टेट के लिए सीट्स होती हैं। ध्यान से समझिएगा कि स्टेट काउंसलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, डोमिसाइल। अगर स्टूडेंट आप 85% सीट पे एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं 85% जो सीट है, ठीक है, उस पे गवर्नमेंट सीट पे, तो ध्यान दीजिएगा उस 85% जो आपकी जो स्टेट काउंसलिंग के जरिए जो सीट आपको मिलती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है डोमिसाइल। आप किस स्टेट से हैं, उसका कहाँ का आपका डोमिसाइल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, लेट सपोज कि अगर हमारा अगर हम बिलोंग करते हैं यूपी से, तो हमारे पास उसका डोमिसाइल सबसे इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए। अब डोमिसाइल का क्राइटेरिया सबका अलग अलग होता है, अलग अलग इन द सेंस कि किसी स्टेट की डोमिसाइल का क्राइटेरिया होता है कि अगर आपने वहां से स्कूलिंग की है, ठीक है, तो आपको वहां का डोमिसाइल मान लिया जाएगा। अगर आप वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है कई साल से, तो आपको वहां का डोमिसाइल मान लिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से उनके कई अलग अलग, आप 10 साल से रह रहे हो तो आपको वहां का डोमिसाइल मान लिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप जिस भी डोमिसाइल के क्राइटेरिया में आते हो, आप उसी स्टेट की 85% सीट पे, गवर्नमेंट सीट पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप वहां पे एडमिशन ले सकते हो। आई रिपीट अगेन कि अगर आप जिस भी स्टेट के डोमिसाइल से बिलोंग, आप पे जो भी क्राइटेरिया अप्लाई होता है, ठीक है, आप जिस भी डोमिसाइल के क्राइटेरिया पे अप्लाई करते हो, होते हो, तो वहां पे आप 85% जो सीट है, तो 85% सीट जो स्टेट काउंसलिंग की है, उसके गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, उस स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आप किसी दूसरे, अगर आपका यहाँ एक पर्टिकुलर किसी स्टेट का डोमिसाइल है, तो उसी स्टेट पे आप ले सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे स्टेट पे उस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो हमने यहाँ पे 10 ईयर गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ये लिखा कि अलग अलग जो पैटर्न होता है उनके डोमिसाइल क्राइटेरिया, सब स्टेट का अपना अपना अलग एक तरीका होता है। ठीक है, आपको ये देखना है कि आप किस पर्टिकुलर स्टेट की डोमिसाइल, मतलब आपके ऊपर कौन सा डोमिसाइल क्राइटेरिया अप्लाई होता है, उसके हिसाब से आप स्टेट काउंसलिंग के लिए बैठ सकते हो, आप एडमिशन ले सकते हो। आई होप इस बात का आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने गवर्नमेंट कॉलेजेस की आपके लिए बात कर ली कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में कैसे आप पार्ट ले सकते हैं या कैसे एडमिशन ले सकते हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, आप उससे ले सकते हैं। ठीक है,
बाकी के स्टेट कोटा होता है जिसकी 85% सीट्स होती हैं, वहां पे आप ले सकते हैं। अब बात आती है काउंसलिंग ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस की। बात करें कि हर एक गवर्नमेंट में जाए, ऐसा तो नहीं पॉसिबल हो सकता, तो प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग कैसे की जाए, ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो इसकी भी जो एंट्री होती है वो आप स्टेट कोटा जो होता है ना हमारा, एक 15% जो ऑल इंडिया है और दूसरा है आपका स्टेट कैटेगरी। तो स्टेट के जरिए आप क्या कर सकते हैं, बाय स्टेट काउंसलिंग के जरिए आप प्राइवेट कॉलेजेस में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे आप जिस भी स्टेट के हैं, आप जिस भी स्टेट के, अब ये जो 85% है यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी होता है और यहाँ से ही आपका प्राइवेट कॉलेजेस का भी होता है। इस बात को ध्यान रखना है कि यहीं से होता है आपके प्राइवेट कॉलेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं और बाकी गवर्नमेंट में भी लेते हैं। द पॉइंट इज कि प्राइवेट में कैसे लिया जा सकता है। तो प्राइवेट में लेने के लिए स्टेट काउंसलिंग के जरिए अब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां पे तो आप उस काउंसलिंग में बैठ ही सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर लेट्स से एग्जांपल अगर हम बात करें कि हम हैं यूपी से अगर बिलोंग करते हैं, सो हम यूपी के अलावा हम किसी और स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किसी और प्राइवेट कॉलेज में हमको जाना हो किसी दूसरे स्टेट में। तो बच्चों उसके लिए क्या होता है कि हर एक स्टेट का अपना एक क्राइटेरिया होता है, आप कह सकते हो। कुछ स्टेट्स बाकी दूसरे स्टेट के पार्टिसिपेंट्स को नहीं अलाउ करते, ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं जो जहां पे हम कर सकते हैं। सो आपको देखना पड़ेगा कि वो ओपन है कि वो क्लोज स्टेट है। अगर वो सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए अलाउ करते हैं, अपने स्टेट के पार्टिसिपेंट्स के लिए करते हैं, तो आप वहां पे नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने स्टेट में काउंसलिंग करवा के वहां पे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज का ध्यान रखना है कि इट्स ओपन और इट इज अ क्लोज, मतलब वेदर इट इज अ ओपन वेदर इट इज अ क्लोज। तो ओपन का मतलब है वो सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए है, मतलब सारे कोई भी स्टेट का बच्चा है ले सकता है। लेकिन अगर क्लोज की बात करें तो वो कुछ के लिए ही है, मींस अपने स्टेट के बच्चों के लिए है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टेट्स में क्या होता है, एक मैनेजमेंट कोटा होता है कि मैनेजमेंट कोटे में जिसकी फीस ज्यादा होती है, ऑल्दो भले ही उस स्टेट में बाहर के किसी स्टेट का पार्टिसिपेंट नहीं ले सकता, लेकिन मैनेजमेंट कोटा लग के वो दूसरे स्टेट का बच्चा भी वहां पे ले सकता है, मींस वहां पे मेडिकल कॉलेज को ले सकता है, लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सो अगर हम बात करें, ये बात हमें यहाँ पे क्लियर हो गई। सो प्राइवेट कॉलेजेस, आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर आप बात करिए कि एक स्टूडेंट, अब आपको ये चीज अगर समझो कि एक स्टूडेंट के लिए, एक स्टूडेंट को अगर मान लीजिए एडमिशन लेना है मेडिकल कॉलेज में, तो उसके पास क्या क्या सोर्स है। एक तो ऑल इंडिया का सोर्स है, उसके पास एक क्या है, ऑल इंडिया का सोर्स है। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के जरिए ले सकता है। दूसरा है कि उसके पास स्टेट काउंसलिंग के जरिए वो अपना क्या कर सकता है, कॉलेज ले सकता है। जो ऑल इंडिया है, यहाँ पे आपका सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो ऑल इंडिया का ही केवल एक सोर्स है। स्टेट काउंसलिंग में आप स्टेट में ले सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट और आपका जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ पे आप ले सकते हैं एडमिशन। ठीक है, साथ ही साथ आप चाहते हो कि अपने स्टेट के अलावा हम बाकी स्टेट में भी अगर हम जाके काउंसलिंग करें तो बच्चों आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सब की फीस फिर अलग अलग फिल करनी होगी। लाइक ऑल इंडिया की अलग है, ठीक है, सो आपको सबकी फीस वहां पे सेपरेटली पे करनी होगी। सबके नोटिफिकेशन पे आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, कब किसका रिजल्ट आ रहा है, बिकॉज हर एक स्टेट का अपना एक नोटिफिकेशन है, अपना रिजल्ट है, सारी चीजें, उसकी फीस है, सब चीजें अलग होती है। तो आपको हर एक चीज पे इंडिविजुअली ध्यान देना पड़ेगा।